था उसमें किसी को प्रॉब्लम हो, क्योंकि आर्टिकल 12 और 13 दो आर्टिकल हमने लिए थे। और आर्टिकल 12 में देखिए 3 चीजें थी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 12 में। पहला तो ये स्टेट, द वर्ड स्टेट हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 12। स्टेट क्या है? स्टेट वही बॉडी है जो लॉ बनाती है। लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाती है, लोकल अथॉरिटीज बनाती है, गवर्नर बनाता है। तो सारी बॉडीज जो लॉ बनाती है वो स्टेट है, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के। और एक बार और यूज किया गया है, और एक तो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? ऐसे टेरिटरी जो इंडिया के बाहर हो लेकिन जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जैसे एम्बेसीज हैं या हाई सीज में शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं जो बीच में जा रहे हैं, वहां क्राइम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस कंटेक्स्ट में भी जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, वो लॉ बना सकती है, वो स्टेट का डेजिग्नेशन उसको मिलेगा। तो 3 वर्ड याद रखिएगा, स्टेट, स्टेट की डिफिनीशन में वो अथॉरिटीज जो लॉ मेकिंग बॉडीज है वो कवर होती हैं, या अदर अथॉरिटीज, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। अदर अथॉरिटीज का क्या मतलब है? अदर अथॉरिटीज अनडिफाइंड है। जैसे सोसाइटी हमारी ग्रो करती है वैसे अथॉरिटीज ग्रो करती हैं। अब आरटीआई बन गया तो आरटीआई ट्रिब्यूनल बन गया है, कंज्यूमर फोरम बन गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बन गया है, ये पहले तो था नहीं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था तो केवल लोकल बॉडीज तक थी, स्टेट लेजिस्लेचर थे, पार्लियामेंट थी, प्रेसिडेंट था, गवर्नर था, लोकल बॉडीज थी। तो इसीलिए एक जनरल वर्ड कॉइन कर दिया गया, अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज मींस इक्वल अथॉरिटीज which has power to legislate but they are likely to come in the future। तो फ्यूचर में क्या आ गए? बहुत सारी बॉडीज आ गई, सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट डिग्री कॉलेज आ गए, इंटर कॉलेज आ गए जो एडेड हैं, क्योंकि जो एडेड नहीं है, जो गवर्नमेंट की एड या गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड नहीं है, वो तो स्टेट हो ही नहीं सकते हैं। इसी तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी आ गई। आप देखेंगे ये नेवल अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ गई। बहुत ऐसे बॉडीज बनती जा रही हैं जो पहले नहीं थी, अब जब बनती हैं तो उनका जो लॉ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी होगी वो भी उन्हें स्टेट डिजिग्नेट कर देगी। तो लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज की डिफिनीशन कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं है। जैसे स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी है, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, सैनिक स्कूल्स हैं, मिलिट्री स्कूल्स हैं। ये सब जो कंफ्यूजन जो हो सकता था उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए कहा अदर अथॉरिटीज। तो अदर अथॉरिटीज और दो अथॉरिटीज which are likely to arrive in the future, और आज भी होती चली जा रही हैं। लेकिन जो एक्सक्लूसिव प्राइवेट बॉडीज उनको छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए टेलीविजन है, जो प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स हैं, जो दूरदर्शन है वो स्टेट है, लेकिन जो प्राइवेट चैनल्स वो स्टेट नहीं है। बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको छोड़ करके सारे बैंक्स स्टेट हैं। तो अदर अथॉरिटीज वो अथॉरिटीज जो आर्टिकल 12 में मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो स्टेट की पावर रखते हैं। बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, लोन लेते हैं, देते हैं, आपकी एफडी होती है, बैंक रेगुलेशंस होते हैं, उससे आप गवर्न होते हैं। बैंक रिकवरी गलत कर लेता तो आपका राइट हर्ट होता है। ऐसी सारी बॉडीज जो डेवलप हुई हैं या फ्यूचर में डेवलप होंगी उन्हें कहते हैं अदर अथॉरिटीज। ये तो आर्टिकल 12 में क्लियर हो गया, क्योंकि डिफाइंड नहीं है इसलिए डेफिनेटली इसकी गिनती नहीं की जा सकती। अभी और फ्यूचर में आती चली जाएंगी अदर अथॉरिटीज, ये ध्यान रखना आपको लेकर के। अब आर्टिकल 13 की जब हम बात कर रहे थे तो आर्टिकल 13 में मैंने आपको 2 क्लासेस बताए थे। आर्टिकल 1 में आर्टिकल 13 क्लास 1 में डिस्कस किया था कि जो लॉस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले थे लेकिन फंडामेंटल राइट आने की वजह से वो उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, वो वाइड हो गए। तो टू द एक्सटेंट ऑफ, ध्यान रखिएगा, टू द एक्सटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, पूरा पूरा एक्ट वाइड नहीं होगा। जहां तो फंडामेंटल राइट
से कन्फ्लिक्ट था, वो सारे एक्ट अगर वायलेट हो गए हैं तो पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट करके उनको रिवाइव कर सकती है। कल हम लोग एग्जाम्पल माधव केशवन के केस देखा था, दूसरा केस भी देखा था। क्लास 2 में क्या है? क्लास तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आर्टिकल 13 क्लास 1 से ही आती है, केवल ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 13 क्लास 2 में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का क्वेश्चन नहीं राइज होता, क्योंकि आर्टिकल 13 क्योंकि जो डॉक्ट्रिन है रिलेटेड टू दी प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जहां मर्ज करते हैं। आर्टिकल 13(2) is exclusively related to the post constitutional legislation। आर्टिकल 13(2) ये कहती है स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को डिरोगेट करता हो, हर्ट करता हो, डिमिनिश करता हो, एब्रिश करता हो या टेक अवे करता है। तो फंडामेंटल राइट का मतलब फंडामेंटल राइट, और पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर फंडामेंटल राइट लेने की नहीं है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 13 रिलेट्स टू द लॉ, नॉट टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करके तो फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। आपने देखा था केशव भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया फॉर द पब्लिक पर्पस, पब्लिक इंटरेस्ट में। लेकिन केवल लॉ बनाकर लॉ अमेंडमेंट में क्या डिफरेंस, कैसे अंतर करेंगे? लॉ का जो मेकिंग होता है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 100 क्लास 3 देखेंगे तो जो पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ होती है, अगर 1/10 मेंबर प्रेजेंट हैं तो भी लॉ बन सकता है, वही कोरम होता है मिनिमम। लेकिन अमेंडमेंट के लिए कम से कम 50% मेंबर होना चाहिए, तब उसका 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होता है। तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके तो फंडामेंटल राइट को ले सकती है, कम कर सकती है, इतना आसान भी नहीं है। आपने देखा केशव भारती केस में या अदर केसेस में सब्जेक्ट टू नॉन वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ले सकती है बहरहाल। तो आर्टिकल 13 रिलेट्स टू द लॉ नॉट टू द अमेंडमेंट। ये बात में डिस्कस होगा, जब कभी अमेंडमेंट तो डिस्कस करेंगे लेकर के। तो आर्टिकल 32 यही कह रहा है कि लॉ बना करके पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकती। अगर ले लीजिए तो क्या करेंगे? तब आर्टिकल 32 जिंदाबाद है। 32 में देखिए एक और समझ लिया, कल किसी ने सवाल पूछा था कि जो राइट एजुकेशन एक्ट है, बच्चों को अधिकार दिया गया, हम डिस्कस करने की कोशिश भी की थी। जो एक्ट में जो प्राइवेट बॉडीज हैं या प्राइवेट अथॉरिटीज हैं, उनके अगेंस्ट में आर्टिकल 32 में रिट नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल 226 में आप जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 226 की रेमेडी सीख करने के लिए स्टेट होना जरूरी नहीं है, दिमाग में रखिएगा। आर्टिकल 226 उस सिचुएशन के लिए एराइज होता है जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन स्टेट करे या कोई करे, या कोई अपने राइट का ऑब्जर्व न करे। तो आर्टिकल 226 में वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर राइट, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ये आर्टिकल 32 में और 226 में। आर्टिकल 32 में जहां पर कोर्ट को, वो भी केवल सुप्रीम कोर्ट को ना कर सकते जब आपका फंडामेंटल राइट है, और अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डिसीजन नहीं है। वो ये नहीं कर सकता कि हम रेमेडी देंगे नहीं देंगे। एक बार फंडामेंटल राइट वायलेशन प्रूफ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में रिलीफ देनी ही पड़ेगी, या 226 में हाई कोर्ट को रिलीफ देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, किसी और राइट का वायलेशन है, और स्टेट के अलावा कोई वायलेट करता है, प्राइवेट स्कूल का मैनेजर करता है, बॉडी करती है, तो 226 में उसके खिलाफ मैंडेमस इशू होता है। मैंडेमस जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यह है आर्टिकल 13 क्लास 2। एक आर्टिकल 13(3) इज इंपॉर्टेंट, आजकल इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। खास तौर से शारा बानो केस आपने देखा 2017 में, बहुत सारे केसेस हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? आर्टिकल 13(3) में डिफाइन किया गया व्हाट इज द लॉ। तो स्टेट डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में, लॉ डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 क्लास 3 में, और स्टेट वही है जो लॉ बनाए। तो आर्टिकल 13(3) व्हाट इज द लॉ। अब यहां पर एक चीज और हमारे सामने आती है, लॉ नॉट नेसेसरली
स्टेट ही बनाए आर्टिकल 33 में, क्योंकि एक लॉ ऐसा भी है, जब आप जूरिस्प्रूडेंस जिसने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा कस्टम एंड लेजिस्लेशन। कस्टमरी लॉ भी लॉ होता है जब तक उसे लेजिस्लेशन, जब तक उसे लॉ बना करके चाहे स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट उसे नलीफाई ना कर दे, कस्टम को डिस्पेल ना कर दे, तब तक कस्टम अमाउंट्स टू लॉ। तो कस्टम भी लॉ होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये इलस्ट्रेशन देखिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट तरह के गाने गाए जाते हैं, डिफरेंट तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं। आप देखिए कस्टम ही नहीं बल्कि यूसेज वर्ड यूज किया गया, कस्टम एंड यूसेज। हालांकि जनरली यूसेज डज नॉट अमाउंट टू लॉ, जब यूसेज मेच्योर हो जाता तो वही कस्टम होता है। लेकिन आर्टिकल 13(3) जब आप पढ़ेंगे 13 क्लास 3 में, यहां पर यूसेज को भी लॉ माना गया है। मतलब जो कुछ सालों से आप ऑब्जर्व करते रहे हैं, कोई पगडंडी आपने बना के चली है, उस पगडंडी पर जाने का अधिकार आपको है, वो कस्टम हो चाहे यूसेज हो। तो आर्टिकल 13(3) में जब हम बाकी तो ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आर्टिकल 13 क्लास 3 में केवल लॉ ही नहीं बल्कि अगर कस्टम भी है, कोई यूसेज भी है, अगर वही फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आर्टिकल 32 की रेमेडी वो सीख कर सकता है। आपको याद होगा शाहबानो बेगम का केस, अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, जो 1985 में आया था, जिसमें तलाक दे करके शाहबानो को, अपनी वाइफ को उसने बाहर निकाल दिया घर से। सुप्रीम कोर्ट गई, उसने कहा सेक्शन 125 सीआरपीसी, और स्पेशली जब आप देखेंगे सीआरपीसी में 4 क्लासेस हैं वो मेंटेनेंस को लेकर के, 4 सेक्शन है, 125, 126, 127, 128। तो 125 में कौन कौन से मेंटेनेंस किसको देना होता है, कौन कौन से एलिजिबल हैं, और 127 क्लास 3 में ए बी 2 प्रोविजन हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी डाइवोर्स्ड वाइफ का, देखिए अगर रिमैरिज कर लेती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिमैरिज नहीं करती तो आपको उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस क्या है ये तो डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि मेंटेनेंस क्या है, उसको कहते हैं भरण पोषण, रोटी कपड़ा मकान, कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए कि हमारी जो लिवलीहुड है वो चलती रहे। तो जो मेंटेनेंस है 127 सेक्शन 127 सीआरपीसी की क्लास 3 सब क्लास बी में दिया गया है कि अगर कोई डाइवोर्सी लेडी है, वीमेन है, उसको उसका ड्यू नहीं मिला है, ड्यू का मतलब क्या हुआ, मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस ड्यू है, मेंटेनेंस ड्यू का मतलब यह हुआ या तो मेंटेनेंस फिक्स कर दिया गया हो, एक वर्ड यूज किया गया है, और अंडर एनी कस्टम, तो कस्टम से भी मेंटेनेंस मिलता है। तो शाहबानो बेगम के केस में यह इशू आया था कि मेंटेनेंस क्या है मुस्लिम लॉ में, तो उसके हस्बैंड मोहम्मद अहमद ने आर्गू किया था कि मैं मेंटेनेंस दे चुका हूं, मैं तो मेहर दे चुका हूं, उसको दावर दे चुका हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेहर अलग है, मेहर इज द कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज, लेकिन जो मेंटेनेंस है इट इज कंसिडरेशन ऑफ द डाइवोर्स। कोई भी डाइवोर्स चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो मुस्लिम कस्टम में उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम कस्टम तो यह है कि केवल मेहर दे करके छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप लोग गलती कर रहे हैं, कस्टम ये नहीं है, ये कस्टम बाद में डेवलप कर लिया गया, और कस्टम यही नहीं, आपने 2 तरीके के मेहर बना दिया, प्रॉम्प्ट मेहर और डिफर्ड मेहर। तो जब विवाह होता, शादी होती, निकाह के समय तो आप दे देते हैं कुछ, बाकी कहते हैं चलो बाद में देखेंगे। बाद में जो देखेंगे, डाइवोर्स के समय जो पैसा देते कहते यही मेंटेनेंस है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस अलग है जो 125 और 127 से गवर्न होगा, जो उसकी लिवलीहुड से रिलेटेड है, कैसे जिंदा रहेगी अगर वो मैरिज नहीं करेगी तो
तो आपको देना पड़ेगा। तो कस्टम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक कस्टम है भी तो कस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि बगल में हिंदू की वाइफ को वही मेंटेनेंस मिलेगा, मुस्लिम क्यों नहीं मिलेगा? क्या उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या उसे जिंदा रहना नहीं है? तो कस्टम आल्सो मस्ट नॉट वायलेट द लॉ, आर्टिकल 14, क्योंकि कस्टम भी लॉ है। तो अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है ऐसा कस्टम जो आर्टिकल 21 का या आर्टिकल 14 का वायलेशन करेगा, वो कस्टम इनवैलिड है। फिर आगे आइए, देखिए आप, अभी हाल ही में शारा बानो का केस था 2017 का, जिसमें ट्रिपल तलाक का मैटर आया था, और ट्रिपल तलाक में सेक्शन 2 ऑफ द शरीयत एक्ट है, 1937 में बना हुआ है, उसमें सेक्शन 2 दिया गया है। सेक्शन 2 में दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जिनमें केवल मुस्लिम लॉ अप्लाई करेगा। अगर दोनों मुस्लिम है तो सिविल लॉ अप्लाई नहीं करेगा। उसमें लिस्ट दी गई है, मैरिज है, डाइवोर्स है, डावर है, इनहेरिटेंस है, कुछ और चीजें दी गई हैं। तो क्वेश्चन ये था डाइवोर्स, क्योंकि डाइवोर्स को डिफाइन तो किया नहीं गया है मुस्लिम लॉ में। आप देखिए तरह तरह डाइवोर्स है, तलाक एहसन है, तलाक हसन है, तलाक बिद्दत है, ट्रिपल तलाक है, खुला है, मुबारक है, जिहार है, तलाक तफवीज है, डेलीगेटेड तलाक है, तरह तरह का तलाक दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका ये कस्टम है ट्रिपल तलाक का, सेक्शन 2 में ये परमिट नहीं करता ट्रिपल तलाक, और इसलिए ट्रिपल तलाक अगेंस्ट, ये जो कस्टम है ट्रिपल तलाक का, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन करता है, इसलिए कस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल भी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो अब आप ये देखेंगे कि केवल लॉ में पार्लियामेंट्री मेड लॉ या लेजिस्लेटिव मेड लॉ, जैसे स्टेट लेजिस्लेशंस हैं या एग्जीक्यूटिव लॉ बनाती, केवल वही इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि वो लॉ भी इंक्लूडेड है जो कस्टमरी लॉ है। क्योंकि हर एरिया का कस्टम, जैसे मान लीजिए मुस्लिम लॉ में एक है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्पशन, अगर आपने पढ़ा होगा, उसके इंग्लिश में, हिंदी उर्दू में मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्पशन, जिसमें पड़ोसी की जमीन, जब आपको अगर अपना मकान बेचना है, जमीन बेचनी है, तो पहले आपका जो एडजेसेंट है, जस्ट नियरेस्ट है पड़ोसी, पहले उसको ऑफर करना पड़ता है। ये मुस्लिम लॉ का कस्टम है। लेकिन 1962 में एक जजमेंट आया, बैजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट वायलेट्स आर्टिकल 19(1) जी, राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन। हम बेच रहे हैं अपनी जमीन, रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं? लेकिन ये अभी भी ये जो बॉक्स है ओपन है, क्योंकि कस्टम से निपटना इतना आसान नहीं होता। पुराने जमाने में देखिए कस्टम था, पुराने जमाने में क्या 30-40 साल पहले था कि चमार जाति केवल सेवा करने के लिए पैदा हुई है, हमने डिस्कस किया था उस दिन लेकर के। तो इस ऐसे कस्टम जो डिरोगेटरी हैं वो आर्टिकल 14 का वायलेशन करते हैं। अगर ऐसा कस्टम है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार अगर लॉ नहीं बनाती, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने मैक्सिमम केसेस में लॉ बना दिया है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बना दिया 1955 में, 1989 में SC/ST एक्ट बना दिया गया है। लेकिन न बनाता तो क्या होता? तब वो कस्टम होता और कस्टम फंडामेंटल राइट को वायलेट करता, तो आर्टिकल 14 को वायलेट करता। तो आर्टिकल 13(3) की जो फिलॉसफी है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कस्टम और यूसेज भी लॉ का पार्ट होता है, केवल पार्लियामेंट या स्टेट जो लॉ बनाती वही नहीं होता। दूसरी, आर्टिकल 13 में जो यूज किया गया 13 क्लास 3 में, लॉ मीन्स लॉ इन फोर्स, ध्यान रखिएगा ये मॉडल वर्ड है। जो लॉ फोर्स में हो, तो ऐसा कौन सा लॉ जो फोर्स में नहीं होगा? जिसे पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जिसे प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर हो गया या गवर्नर का साइन हो गया, वो तो लॉ फोर्स में आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ जब बनता है तो केवल प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होने से ही लॉ नहीं बन जाता, लॉ तो बन जाता है,
लॉ इन्फोर्स नहीं बनता। लॉ इन्फोर्स के लिए गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर सेंट्रल लॉ है तो, या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको नोटिफाई करना पड़ता गजट में। जब तक गजट में नोटिफाई नहीं होगी, या तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट वही होगी जो सिग्नेचर प्रेसिडेंट का है, या कोई और डेट देता है, गवर्नमेंट देती है, उस डेट को वो लॉ अप्लाई करता है। जैसे मान लीजिए ये चाइल्ड लेबर एक्ट है, अगर आपने ये पढ़ा हो, याद हो तो, ये कब ये लागू हुआ था, बना कब था? 1985 में बना था ये। लेकिन नोटिफिकेशन कब किया गया इसका? मनमोहन सिंह के टाइम में किया गया, 2009 में। तो लॉ तो था लेकिन लॉ इन्फोर्स नहीं था। ऐसे देखिए जो सीआरपीसी में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं डिफरेंट फेजेस में, कुछ 2003 में हुए हैं, 2005 में हुए हैं, 2009 में हुए हैं, 2010 में हुए हैं। अमेंडमेंट तो हो चुके 2003 में, लेकिन नोटिफिकेशन धीरे धीरे करके जिन प्रोविजन को अप्लाई करना था स्टेट को, गवर्नमेंट को, उन प्रोविजन को धीरे धीरे करके नोटिफाई करने लगी। क्योंकि लॉ के नोटिफिकेशन में पब्लिक रिएक्शन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी आज भी एक बड़ी सोसाइटी है, डिफरेंट ओरिएंटेशन के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट थिंकिंग के लोग हैं। आज भी देखिए खाप पंचायत कहती है कि अगर एक जात में शादी करोगे गोली मार देंगे। अभी आपने पेपर पढ़ा हो 4-5 दिन पहले, एक ब्राह्मण लड़की ने शादी कर दी, एक ओबीसी एससी था, उसको मर्डर कर दिया उसका। तो ऐसी सोसाइटी से हमें निपटना है, हमें अकोमोडेट करना है। आज भी देखिए मुस्लिम कम्युनिटी तैयार नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, हलाला के लिए। बड़ी मुश्किल से ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। अब वो कस्टम है, चाहे रीजनेबल हो चाहे अनरीजनेबल हो, जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल या उसकी इलीगलिटी डिक्लेयर न किया जाए तब तक वो लॉ पर रहेगा। ऐसा यूसेज है। कस्टम, बहुत सारे कस्टम ऐसे हैं मुस्लिम लॉ में जो देखिए आपको लगते हैं खराब है। पॉलीगैमी है, ट्रिपल तलाक तो खत्म ही कर दिया। इसी तरीके से इनहेरिटेंस देखिए, बहुत सारे अनोमलीज हैं। ये हिंदू लॉ में भी था ऐसे कस्टम, जैसे हिंदू सेक्शन एक्ट है 1956 में, सेक्शन 14 अमेंड करके महिलाओं को भी, विडो को भी राइट टू ओनरशिप दिया गया। इसके पहले उन्हें राइट टू पोजीशन तो था, लेकिन राइट टू ओनरशिप नहीं था। उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी जो मरता था उसके मेल एयर में चली जाती थी। तो ये लॉ अगर नहीं बनाएंगे तो कस्टम रहेगा, और कस्टम बहुत सालता है, बहुत परेशान करता है। लेकिन कस्टम को इसलिए रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि कस्टम भी लॉ के बराबर होता है, और ब्रिटेन में तो पूरा पूरा लॉ ही कस्टम ही लॉ है। तो जब तक लॉ ना बने, देखिए कस्टम को पगडंडी है। जैसे आप गांव में अगर रहते हैं तो पता लगा खेत कट गया है, तो बगल बगल एक आदमी गया, 2 आदमी गया, 3 आदमी गया, सब चलने लगे उस रास्ते पर। कस्टम हो गया, सड़क हो गई, वो आपकी वही रास्ता हो गया, उधर चले आओ। लेकिन जिस दिन सड़क बन गई उस दिन से कस्टम इलीगल हो गया, आपको रोड से ही जाना पड़ेगा। तो जब पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और उस लॉ में कस्टम को इनकॉर्पोरेट कर दिया, चाहे हटा दिया चाहे असेम्बलेट कर लिया, तो कस्टम खत्म हो गया, लॉ बन गया आर्टिकल 13 क्लास 3 में। तो ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 12 में इतनी बातें नटशेल में आपको समझनी चाहिए। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए, नहीं तो आर्टिकल 14 पे हम आते हैं। नहीं, आर्टिकल 13 क्लास 4 वो एक अमेंडमेंट क्लास है। ये कह रहा है कि अगर आर्टिकल 368 में हम कोई अमेंडमेंट करेंगे तो उसे लॉ न समझा जाए, दैट इज ऑल, और कुछ नहीं उसमें। और ऐसा ही अमेंडमेंट एक सुन लो पहले, क्योंकि क्या हुआ था कि 1967 में गोलकनाथ का केस आया था, आपने पढ़ा होगा, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर ही नहीं है। बड़ा भूचाल आ गया, और इसी उस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए पार्लियामेंट लेके आई 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट। तो 24th अमेंडमेंट में 2 प्रोविजन जोड़ा गया, एक तो आर्टिकल 13 क्लास 4 जोड़ा गया और 368 क्लास 5 में जोड़ा गया
कि जो अमेंडमेंट होगा वो लॉ नहीं होगा, जो लॉ होगा वो अमेंडमेंट नहीं होगा, क्योंकि गोरखनाथ ने कहा कि लॉ और अमेंडमेंट में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब बताइए। नॉट विथस्टैंडिंग, जैसे आप पिताजी से नाराज हो गए, आपको मान लीजिए घूमने पिक्चर देखने जाना है, आपने कहा जो कुछ भी हो मैं जाऊंगा, आप रोकेंगे तब भी जाऊंगा। तो नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है इफ देयर इज एनी कंट्री प्रोविजन, तब भी वही लागू होगा जो करंट प्रोविजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो नॉट विथस्टैंडिंग आता है, ये कहते हैं ऑब्स्टेंटे क्लास। अगर कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे मान लीजिए ओवरराइड है, जैसे आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 368 है, तो आर्टिकल 68 में लॉ के होते हुए भी अगर कोई अमेंडमेंट कर दिया तो अमेंडमेंट वैलिड होगा। ऐसे ही आप सारे लॉज पढ़ेंगे तो उसमें सब में नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब अगर कोई लॉ है, चाहे बाद में बना हो चाहे पहले बना हो, मगर यही प्रोविजन अप्लाई करेगा जिसकी हम बात कर, कहते हैं नॉट विथस्टैंडिंग। जो करंट प्रोविजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अप्लाई करेगा, सब कुछ होते हुए भी, चाहे अदर कोई प्रोविजन भले लॉ का हो, मगर यही लॉ अप्लाई करेगा। हाँ, अब बताइए। अब हम आते हैं आर्टिकल 14 पर। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्लास है, ये गड़बड़ झाला वाला है, क्योंकि इसमें कोर्ट की पावर ज्यादा है, ये प्रोविजन बहुत छोटा है। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, इस चार क्लासेस का हमने बताया था आपको, चार जो प्रोविजंस हैं दे रिलेट टू द इक्वलिटी क्लास। तो अब इक्वलिटी की शुरुआत हो रही है आर्टिकल 14 से। अब ये जो इक्वलिटी देखिए, दुनिया में सबसे पहले आदमी आए, जब हम आए तो हमें दर्जा बराबरी को मिलना चाहिए, हमारी डिमांड यही रही है। ये ह्यूमन राइट का पहला लेसन था, ऑल आर इक्वल, ऑल आर फ्री बट दे आर केप्ट इन चेन, वी आर बॉर्न इक्वल बट अनइक्वलिटी हैज बीन क्रिएटेड और अज्यूम्ड इन दिस सोसाइटी। जब आप पैदा होते माँ के पेट से आते आपको क्या पता होता है आप कहाँ पैदा हो रहे हैं? आप लाला घर में पैदा हो रहे हैं कि ब्राह्मण घर में पैदा हो रहे हैं, जनेऊ लेकर पैदा हो रहे हैं, या क्षत्रिय घर में कटार लेके पैदा हो रहे हैं? पैदा तो खाली हाथ होते हैं ना। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट इक्वलिटी का यही से आता है, क्योंकि हमने बताया था कल आपको, ये नेचुरल राइट है। ये एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, 14th अमेंडमेंट से लिया गया है। और ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कल हमने चर्चा की थी 1948 का, उसके आर्टिकल 7 से लिया गया है। तो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 का आर्टिकल 7 और अमेरिकन के 14th अमेंडमेंट से हमने इस इक्वलिटी क्लास को बारो किया है, लिया है। देखिए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में बनकर तैयार हो गया था। तो 3 साल के बाद ये लगा कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसमें फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं। तो उसमें फंडामेंटल राइट एक कॉन्सेप्ट नहीं था, देयर वर सर्टेन नेचुरल राइट्स। तो जो शुरू के 10 अमेंडमेंट किए गए 1791 में, ये वही अमेंडमेंट्स हैं जो नेचुरल राइट्स प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को, अमेरिकन सिटीजन्स को, और उन्हीं को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है अपने पार्ट 3 में। तो इक्वलिटी जो क्लास है ये फर्स्ट क्लास है, वी आर ऑल इक्वल। अब ये हमने लिया कहां से है? अब देखिए, 2 कंट्री हमारे मेंटर्स हैं, एक तो अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन। ब्रिटेन में कॉमन लॉ सिस्टम है, डाइसी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े प्रोफेसर थे भी, जूरिस्ट भी थे। उन्होंने प्रपाउंड किया है रूल ऑफ लॉ, क्योंकि ब्रिटेन में मोनार्की थी। मोनार्की आज भी है, लेकिन राजा अब छुप के बैठता है, कमजोर हो गया है, सारा डिसीजन कैबिनेट लेती है। मगर कई ऐसा भी टाइम था जब किंग वॉज ए बॉस एंड मिनिस्टर्स वेयर सर्वेंट्स, लेकिन आज मिनिस्टर्स आर द बॉसेस एंड किंग इज सबसर्वेंट। एक घर का बुढ़ा आदमी जैसे बैठ जाता बुढ़ापे में दरवाजे पर, आप कहिए पिताजी हम जा रहे हैं, बोले बेटा जाओ, क्योंकि जानते हैं अगर रोकेंगे तो मानेंगे नहीं। तो आज ब्रिटिश क्राउन की वही पोजीशन है। तो हमने जो बारो किया है यही शुरू किया है, रूल ऑफ लॉ। राजा का शासन नहीं चलेगा,
शासन चलेगा लॉ का। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। यही शुरुआत होती इक्वलिटी क्लास की। देखिए ब्रिटेन में जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे इक्वलिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है। अब जो ग्रोथ हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उसके पीछे बड़ा रीजन यही है, सोसाइटी छोटी है। भारत में ऐसा कस्टम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कस्टम वही सक्सेस होता है जहां गांव हो, छोटी सोसाइटी हो। इतना बड़ा कंट्री जहां विष्णु भी है, जहां शिव भी है, जहां सिया भी है, जहां सुन्नी भी है, जहां प्रार्थना समाज भी है, जहां जैन भी है, वहां क्या कस्टम नहीं हो सकता? क्योंकि सोसाइटी बड़ी है, मान्यताएं अलग अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, हिस्ट्री अलग अलग है। तमिलनाडु हिस्ट्री रावण की हिस्ट्री है, राम ने मारा था। नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री राम की हिस्ट्री है। दोनों एंटागोनाइजिंग कल्चर्स हैं, लड़ने वाले कल्चर हैं। तो ऐसे कन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्ट्स को, कन्फ्लिक्टिंग प्रपोजिशंस को ला करके कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना बहुत बड़ी बात थी। तो जो कॉन्सेप्ट हमने आर्टिकल 14 में लिया है, ये हमने डाइसी से लिया है। डाइसी ने कहा राजा नहीं रूल करेगा, बल्कि लॉ रूल करेगा। लॉ इज टू बी मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये हिस्ट्री इसके पीछे है। तो डाइसी ने 3 बातें कही थी। पहला ये कहा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और तीसरा कि इंग्लैंड में कोई कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं गवर्न होता, बल्कि लॉ से ही गवर्न होते हैं। जो तीसरा क्लास है वो इंडिया में अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर पहले 2 क्लासेस हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। जब आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, बेरेट से देख लीजिए कि शुरुआत नेगेटिविटी से हो सकती है, होती है। स्टेट शैल नॉट डिनाई द इक्वलिटी टू एनी पर्सन। अब डिनायल नहीं हो सकता। इसका क्या शो होता? इसका शो होता है हम सब इक्वल हैं, आप इक्वल करें ना करें, हम पहले से इक्वल हैं, हमारी इक्वलिटी को आपको प्रोटेक्शन देना है, आपकी लाइबिलिटी है। शैल नॉट डिनाई, डिनाई नहीं कर सकता। और जो दूसरा क्लास है वो ये कहला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो स्टेट की एक ड्यूटी है, नेगेटिव ड्यूटी क्या है? जो कुछ इक्वलिटी है उस छीने ना, डिनाई ना करे। कोर्ट में अगर इन्फोर्स हो रहा तो इन्फोर्स होने दे। आप जब कोर्ट में जाते हैं तो पहला क्लास ऑपरेटिव होता है। जब कोर्ट में जाते हैं तो चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे चौकीदार हो, अगर बीच आप कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके लिए वही सिविल लॉ, वही सिविल प्रोसीजर, और कोर्ट के सामने दोनों वकील आर्गू करेंगे लॉ पर। और कोर्ट हैज टू गो ऑन द मेरिट ऑफ द लॉ, नॉट ऑन द मेरिट ऑफ द स्टेटस। आप नहीं कह सकते ये स्वीपर है, ये राजा साहब हैं। तो कोर्ट में राजा हो या रंक हो, गवर्नर हो, चौकीदार हो, सब कोर्ट में बराबर होते हैं, क्योंकि ऑल आर टू बी ट्रीटेड बाय द लॉ। सो इक्वलिटी ऑफ लॉस, गवर्नमेंट हैज नॉट टू डिनाई द इक्वलिटी एंड द लॉ बाय विच दे आर गवर्न। एक तो पहला क्लास है नेगेटिव। जब कोर्ट में जाते तब शुरू होता है। कोर्ट के सामने आप देखिए मिसेस गांधी आई थी, जब राजनारायण का केस था, कोर्ट में आना पड़ा था उनको। हार भी गई थी मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, 1970 इमरजेंसी से पहले वाला केस है, 73 का केस ये जजमेंट आया था। तो कोर्ट में सबको, राष्ट्रपति को भी जाना पड़ता है, बीबी गुरु को भी जाना पड़ा था, मंत्री को भी आना पड़ता है। तो किसी, अब आप देखिए मिनिस्टर्स के लिए, एमपी एमएलएस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए हैं। अगर कोई ऑफेंस करेंगे उनका पनिशमेंट होता है। लालू प्रसाद यादव को देखिए, चाय घोटाला किया, उनको भी पनिशमेंट हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्राइम करेगा, चाहे कोई भी करे, उससे पनिशमेंट लॉ से होगा, न कि उसका डिजिग्नेशन, उसका स्टेटस देख करके। या कोई सिविल ऑफेंस करेगा, कोई टॉर्ट ब्रीच करेगा, तो सिविल लॉ ऑपरेट करेगी उस पर भी और उसके एडवर्सरी पर भी, चाहे दोनों के स्टेटस में कितना अंतर हो।
किसी बैकग्राउंड में, दोनों में से कोई भी हो। ये है आर्टिकल 14 क्लास 1 का। इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि कोर्ट में आप जाते हैं तो सबको राइट मिला हुआ बराबर। कोर्ट तरह तरह के एविडेंसेस मांगती है, दोनों पार्टी को सुने बिना जजमेंट देती नहीं है, कोई नहीं देगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो, चाहे कोई शायद जुडिशियल ट्राइब्यूनल हो, चाहे कोई कोर्ट हो। तो यहाँ तो ठीक है, मगर हमारा जो कंसर्न हो जाता है दूसरे क्लास में, इट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट एवरी पर्सन इक्वली फॉर ऑल द लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो सेकंड क्लास में लॉज आ गया है। तो पहले क्लास में क्या है, नॉन डिनायल ऑफ द लॉ है, पार्टिकुलर लॉ है जो आप ब्रीच करके कोर्ट में जाते हैं। लेकिन दूसरा क्लास है, ये स्टेट पर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन इंपोज करता है कि आपको हमें प्रोटेक्शन देना है, जिसके लिए जो लॉ बना है उसको उस लॉ से प्रोटेक्ट करना है। अगर हमने कोई महिलाओं के लिए कोई लॉ बनाया 2014 में, राइट टू वीमेन ऑफ एट वर्क प्लेसेस एक्ट, तो महिलाओं को छिड़काने से बचाना है। अगर कोई चिल्ड्रन लॉ बनाया है 2012 में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट, तो बच्चों को बचाना है। तो जिसके लिए जो लॉ बना है उस लॉ से का प्रोटेक्शन उसको जरूर मिलना चाहिए, ये स्टेट की ड्यूटी है। तो लॉज वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब कोई भी तरह का लॉ, बहुत सारे लॉज हैं। और यही प्रॉब्लम आती है, जो मैंने कहा गड़बड़ घोटाला है, ये क्यों है? क्योंकि जब लॉज वर्ड यूज करते हैं तो कौन सा लॉ किस पर अप्लाई करेगा और किस सिचुएशन में करेगा, क्योंकि आदमी तो कहीं बराबर होता नहीं। तो अब आप देखिए, जब तराजू में तौलते हैं किसी चीज को तो बाट रखते हैं, बाट रख के बराबर करते हैं। अगर बराबरी नहीं होती तो कहते हैं भाई इसमें बटखरा और रखो, कम दे रहे हो ज्यादा दे रहे हो। ठीक वही सिचुएशन आती है जब हम कोर्ट में जब जाते हैं तो बराबरी पर ट्रीट करना पड़ता है। इसके अलावा जब कोर्ट में नहीं भी जाते, जैसे आपने प्रीएम्बल में देखा जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल जस्टिस का टर्म आता है तब पहले क्लास के लिए, जब डिनायल होता है लॉ का तब कोर्ट इन्फोर्स करती है और अब सरकार को मदद देनी पड़ती है, देना चाहिए। आपने देखा होगा, सीआरपीसी में पढ़ा होगा, आर्टिकल सेक्शन 304 में देखा होगा, जो गरीब होता है सरकार उसको वकील उपलब्ध कराती है, अवेलेबल कराती है। और इसके अलावा आर्टिकल 21 में भी राइट टू लायर है, आप देखेंगे। तो ये इक्वलिटी क्लास जो क्लास नंबर 2 है, जहां लॉज वर्ड यूज होता है, वहीं पर हम चर्चा ज्यादा करते हैं, क्योंकि वही प्रॉब्लम, तो वो हमें क्या देता है, वो देता क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देता है। क्योंकि एक आदमी पासी है, एक आदमी ब्राह्मण है, एक आदमी यूपी का है, एमपी का है, तो सबको क्लासिफाई कैसे करेंगे? सब तो अलग तरह तरह के लोग हैं, तो सबको जोड़ता है लॉ। चाहे कहीं भी हो, किसी सिचुएशन में हो, अगर लॉ बना हुआ है, लॉ केवल आपके लिए ही बन सकता है। जैसे SC/ST एक्ट केवल आपके लिए बना हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है या चाइल्ड लेबर एक्ट है, केवल बच्चों के लिए बना है। मॉरलिटी एंड इंडेसेंसी एक्ट 1956 का है, वो औरतों के लिए बना है, उनके प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए बना हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केवल औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बना हुआ है। जिसके लिए जो लॉ बना हुआ है उसका प्रोटेक्शन स्टेट को देना है। अब यहां पर हम आते हैं, इसका रियल मीनिंग क्या होती है। इसका रियल मीनिंग ये है कि अब आप समझिए कि बहुत सिंपल शुरुआत करिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इसको लेकर के। सपोज करिए कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ना, तो दो या बैठे कहीं पर, तो दो प्रिंसिपल हो सकता है आपको बैठाने का। एक तो हो सकता है जितने लंबे लड़के हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जिनकी लंबाई ज्यादा पीछे बैठे। सिनेमा हॉल में देखते हैं, बालकनी में देखते हैं, जब आप जाते ऊंचाई बैठते हैं पीछे वाले।
और दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि महिलाएं पहले बैठे, लेडीज फर्स्ट। तो दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है प्रिंसिपल, कि महिलाएं अगली सीट पे बैठे, पुरुष पीछे बैठे, या जो लंबे लोग हैं सब पीछे बैठे, मेल और जो छोटे लोग हैं वो आगे बैठे? आप में से कोई बताइए, आपके मुंह में सुन, कोई एक आदमी बताइए क्या अच्छा लगता दोनों में से। बाय बैठता है, ठीक है। अब यही क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन कई तरीके से हो सकता है। जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी रीजनेबिलिटी देखी जाती है, रीजनेबल है कि नहीं है। अच्छा, आओ इसके आगे मान लीजिए कि हमने कहा कि सारे लड़के पीछे बैठेंगे या सारे लंबे लोग पीछे बैठेंगे, छोटे लोग आगे बैठेंगे, लेकिन पीछे वाले दो लड़के कैसा दिखाई नहीं पड़ रहा हमको, चश्मा लगाए बेचारे, तब क्या करेंगे आप? तब उनको आगे बैठाएंगे ना, और उस नॉर्म को जो आपने क्लासिफिकेशन ब्रेक करेंगे। इसका मतलब क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन, उससे अच्छा क्लासिफिकेशन ये हुआ कि जिनको नहीं दिखता, जिन लोगों को, उन लोगों के चाहे किनारे बैठा दीजिए लेकिन आगे बैठा दीजिए। तो आर्टिकल 14 में पूरी प्रॉब्लम यही है कि क्लासिफिकेशन में कौन लोग आते हैं, कौन लोग नहीं आते हैं। या दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आप स्टूडेंट हैं, आपको स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा है, यूनिवर्सिटी में होता ही है, इंटरव्यू देते हैं। जो गरीब होता है, दो क्राइटेरिया होता है, एक तो मेरिट हो, दूसरा गरीब हो। अगर सरकार में पैसा ज्यादा हो तो सरकार के मेरिट जरूरत नहीं, सबको दे दो, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उसे लिमिटेड रिसोर्सेज में क्लासिफिकेशन करना है हमको। तो हम क्राइटेरिया क्या करते हैं, हम करते हैं भाई अपना मार्कशीट ले आइए, अपने फादर का बैकग्राउंड ले आइए, अपना इनकम सर्टिफिकेट ले आइए। तो इन दोनों को मैच करके जिसको आप स्कॉलरशिप देते हैं, जिसको आप चूज करते हैं, उसको स्कॉलरशिप देते हैं। इसका मतलब एक क्लासिफिकेशन किया आपने। अब जब क्लासिफिकेशन कर दिया, और ये मुश्किल काम होता है, इसलिए पैरामीटर बनाना पड़ता है। तो जो लड़का गरीब भी है और जिसके नंबर ज्यादा भी हैं, पहले उसको चूज करेंगे, पहले उसको धीरे धीरे करते करते उनको दिया जिनके पास मेरिट भले कम हो लेकिन इनकम कमजोर हो, तो ये क्लासिफिकेशन होगा। अब ये सिंपल है क्लासिफाई करने का। दूसरी चीज, क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। जैसे मान लीजिए बस में जा रहे हैं, लिखा है महिला सीट, आपने बैठ गए बस में, उतार दिया उसने आपको। अब एक इंटरव्यू देने जाते, महिला टकरा गई आपसे, मिल गई वहीं पर, उसने भी देखा, आपने भी देखा, आपका सिलेक्शन हो गया, महिला का नहीं हुआ। अब आप देखिए, वहां पर वो क्लासिफिकेशन में वीमेन थी टॉप पर, इस क्लासिफिकेशन में आप टॉप पर हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्लासिफिकेशन, जो आपकी मेरिट, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लॉ का प्रोडक्शन कितना मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आप कहां पर रहते हैं। आप गांव पे रहते हैं, शहर में रहते हैं, आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं, ये सब पॉलिसी इसे डिसाइड करती है। या यूं समझिए, सरकार ने टैक्स लिया, आप सब अवेयर होंगे, अपनी फैमिली में, आपकी फैमिली में टैक्स पेयर्स होंगे। तो आप देखिए, सरकार ने स्लैब बना दिया कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 तक जनरल एग्जम्पशन है, और 2.5 लाख के बाद ऊपर 5 लाख तक लगेगा 20%, और 5 लाख पड़ेगा 30%, और इस स्लैब से ऊपर जो 30 लाख से ऊपर आएंगे उनको लगेगा 40%। तो आपने कहा ये क्या बात हुई, हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, काम हम भी करते, तुमसे कम काम तो हम करते नहीं। अमीर आदमी बोले ज्यादा क्यों दे, तो आर्टिकल 14 कहेगा नहीं, ये क्लासिफिकेशन है, ये रीजनेबल है, जिसके पास ज्यादा है उससे हम ज्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि ले करके किसी को देंगे। अगर हम अपनी जेब में रखेंगे, बेईमानी करेंगे, तब तो क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 में इनवैलिड है, अदरवाइज क्लासिफिकेशन वैलिड है। इन जनरल बात मैंने बताई आपको। अब इसको अप्लाई करिए आर्टिकल 14 में क्लास 2 से। क्लासिफिकेशन, मैंने आपसे पहले ही कहा कि क्लासिफिकेशन
क्लास क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। क्लास मीन्स अगर आप पढ़ते होंगे आर्टिकल 15-16 में, तो क्लास का डोमिनेंट मीनिंग कास्ट से है। कास्ट, प्रोफेशन एंड मनी, इनकम, कास्ट, ये दो चीजें अब आजकल बहुत मायने रख रही हैं क्लासिफिकेशन में। तो आपका जो क्लासिफिकेशन होगा, आपका जो बेनिफिट मिलेगा, वो क्लास से नहीं मिलेगा। आप बाभन हैं, ठाकुर हैं, लाला हैं, आप स्वीपर हैं, आपको मिलेगा रीजनेबिलिटी पर। तो आप कास्ट को किनारे करिए, रीजनेबल क्या है, इसे कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अभी हम आते हैं इसे लेकर के। तो आर्टिकल 14 में जैसे मैंने बताया भी, आपको एग्जांपल दिया, बेंच आगे बैठने वाला, पीछे बैठने वाला। तो अब आप जब आर्टिकल 14 में क्लासिफिकेशन पे आते हैं, तो नेचुरली दुनिया में जहां भी आप काम करेंगे या कोर्ट के सामने जाएंगे, या स्टेट अगर काम करेगी, तो उसे रीजनेबल तरीके से करना होता है, अनरीजनेबल तरीके से नहीं कर सकती हो। मेनका गांधी केस में भी कहा कि जो प्रोसीजर शुड बी रीजनेबल। आर्टिकल 19 में कह रहा है रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। जब आप 19(2)(3) से लेकर 6 तक पढ़ेंगे, तो उसी पैरामीटर को फॉलो करता आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कह रहा है जब 19 में रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है और 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रोसीजर शुड रीजनेबल, तो आर्टिकल 14 में क्लासिफिकेशन भी रीजनेबल क्यों नहीं होगा। रीजनेबल क्या है? रीजनेबल वही जो मैंने बताया कि मेरिट कम इनकम, आगे पीछे बैठना। अब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मेरिट क्या है, रीजनेबिलिटी क्या है, ये कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है, स्टेट के हाथ में पावर नहीं होती। इसीलिए जब क्लासिफिकेशन की बात सामने आती है, तो क्लासिफिकेशन, जैसे बीपीएल योजना है, आप देखिए बीपीएल योजना में क्या है, कौन लोग आएंगे? जिनकी इनकम 5 लाख से कम है। ये क्राइटेरिया, ये क्लासिफिकेशन है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके इनकम 5 लाख से नीचे है, और उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया है। आपके पास अगर बाइक नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप बीपीएल हैं, बना दिया। अब आपका क्लासिफिकेशन हो गया। ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन है ना। मतलब मेडिकल बेनिफिट किसको मिलेगी? उज्ज्वला योजना किसको मिलेगी? जिनको मिलना चाहिए, और जिनको मिलना चाहिए वही रीजनेबिलिटी है। तो आर्टिकल 14 में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी को देने के लिए, कुछ देने के लिए, तो दो बातें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला, तो उस व्यक्ति की पहचान की जाती है, किसको देना है। जैसे स्कॉलरशिप अगर देनी है, तो लड़के की पहचान करेंगे, पहचान का क्राइटेरिया होगा, जैसे बताया मैंने आपको। पहचान करने के बाद तब क्या करेंगे? आइडेंटिफाई तो हो गया, उसे कहते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। कैसे वो औरों से अलग है। अगर 50 लड़के हैं, तो 5 लड़कों में क्या खास बात है कि उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। उनकी पहचान कर लिया आपने, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कहते हैं इसको। सबको नहीं दे सकते। दूसरा, जब पहचान कर ली, तो जो आप देना चाहते हैं, ला जो डिलीवर करना चाहता है, क्या उससे ऑब्जेक्ट पूरा होगा। मान लीजिए पैसा दे दिया आपने, दारू पी गया वो, तो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि जो लोग डिजर्व भी करते हैं, उनके पास जो पैसा जाएगा, वो पैसा जिनून काज के लिए जाएगा, मिसयूज नहीं होगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कहते हैं इसको। पहचान की जाती है उस पात्र की, उस सब्जेक्ट की जो डिजर्व करता है कुछ पाने के लिए। दूसरा, जो डिजर्व करता है उसको देने से पहले इंश्योर किया जाता है कि जो हम डिलीवर करेंगे ऐसे डिजर्विंग पर्सन को, वो उसी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। या अगर वो यूज करेगा तो किसी और पर्पज से नहीं यूज कर लेगा। वो आपने लोन लिया मकान के लिए, पता लगा कि कुछ और कर गए उसको लेकर के। तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 14 ये जो 2 पैरामीटर है, यही डिसाइड करते हैं कि वो क्लासिफिकेशन वैलिड है या नहीं है। पहला तो आइडेंटिफिकेशन करिए। जैसे आपके घर में 2 बेटे हैं, एक बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है या मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, एक लड़का बीए में पढ़ता है,
बीए वाले की फीस है 2,000 रुपया और एमबी वाले की फीस है 2 लाख रुपया, तब आप क्या करेंगे? तो बीए वाले को आप 2,000 देंगे, वो डिमांड करता बराबरी पे, तो बराबरी पे नहीं आ सकता, क्योंकि अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, जिसकी जो मेरिट है, उसी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आर्टिकल 14 के 2 पैरामीटर याद रखिएगा, इंटेलिजिबल डिफरेंस या अनरीजनेबल नेक्सस। नेक्सस मींस संबंध, जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हम एड दे रहे हैं, जो लॉ हम बना रहे हैं उसमें उन्हीं के लिए बना रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हमें बराबर इंश्योर करना पड़ता है। तो आज इतने से खत्म करते हैं, अगले टर्न जब संडे को मिलेंगे, क्योंकि मैंने देखा लोग छोड़ के जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल लेक्चर बंद ही करना पड़ेगा। कोई बहाना आज संडे को भी नहीं चलेगा, क्लास चल रहा नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने संडे को रखा है। तो एनीवे नेक्स्ट संडे को हम मिलेंगे तो इसको और डिस्कस करेंगे। इस बीच अगर कोई प्रॉब्लम आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सैटरडे नहीं लेगा, क्योंकि बड़ा मैं डिमोरलाइज्ड हूं बाय दोज हु आर लीविंग द क्लासेस। कोई मतलब नहीं है। एक दिन भी लूंगा तभी जब देखूंगा सबका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। हमारे बोलने क्या मतलब है? हाँ बोलिए। रिगार्डिंग या Yeah. Yes. I will just discuss. मैं डिस्कस करूंगा कि आर्टिकल जो 161 नहीं, ठीक है। There are certain dignitaries who have given the privilege. One is the President of India, Governor, ambassadors, judges. देखिए जजेस को नहीं एक्सेप्शन, तो दैट इज क्लासिफिकेशन, वो अभी हम आगे आएंगे। द थिंग यू आर टॉकिंग इज दैट इज कंटीनेंट ऑफ द रीजनेबिलिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन। सपोज देयर इज अ होटल, रेस्टोरेंट, a hotel suppose, and one person is coming from Dubai, he's Sheikh, and other room has been reserved by an Indian, and government has imposed the proprietary laws provision, and its law says that there shall be no wine in the hotel, but it shall be served to the sheikhs, because what is the object? Object is the money. So there is a reasonable nexus. He has not to remain in India for a long time. Same is the case with the military personnel. They are kept on different footing. Their requirements are different because they have to remain acquaintance in different circumstances. आज शराब यहाँ पी रहे हैं, कल चले गए बॉर्डर पे चले गए या सियाचिन में चले गए, वहां तो दारू पी के रहना पड़ेगा। तो उनका एक अलग क्लासिफिकेशन है, हम इसको डिस्कस करेंगे जो आपका क्वेश्चन है। और बहुत सारी चीजें हैं, दिमाग में रखिएगा, जैसे आपने क्वेश्चन किया अभी, इसको भी जवाब देंगे, और इसी तरीके से और भी जो आपके मन में बात आती है। अभी आप देखें टैक्सेशन, टैक्स को लेकर के जो छोटी जगहों पे टैक्स कम होता है, बड़ी जगहों पे ज्यादा होता है, क्यों ऐसा होता है? ये सारे क्वेश्चंस ये दे आर कंटिजेंट ऑन द रीजनेबिलिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो जो डायसी का प्रिंसिपल है उसको हमने आगे बढ़ाया है, डायसी का प्रिंसिपल। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए जब आप यूरोस्टूडेंट जाते हैं तो अगर पढ़ा होगा, आई डोंट नो वेदर यूरोस्टूडेंट में क्या, एवरी राइट हैज ड्यूटी एंड एवरी ड्यूटी हैज राइट। their duties and rights are corresponding with each other. Without right, no duty. Without duty, no right. But the president and certain personalities have been given the privilege. When you are being given the privilege, you have no duty. तो ऐसे क्यों है? ऐसा इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी कि ऐसे लोगों को क्यों इम्यूनिटी दे दी गई है। इम्यूनिटी देना जरूरी होता है क्योंकि सोसाइटी रन करनी होती है। यही क्लासिफिकेशन की रीजनेबिलिटी है। क्लासिफिकेशन रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, ठीक है, तो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर। आपको प्यास लगी है, डॉक्टर कहता नहीं आधा ग्लास ज्यादा पानी नहीं देंगे, तो आप कहें हमारे राइट वायलेशन हो रहा है, लेकिन आर्टिकल 14 कहेगा नहीं, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें आप देखेंगे
कि आपको लगेगा कि पूरा पूरा आर्टिकल 14 की जो कन्फॉर्मिटी है वो डेविएट कर जाती है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि क्लासिफिकेशन ये बहुत टिपिकल चीज है। कोर्ट ही डिसाइड करता है कि क्लासिफिकेशन रीजनेबल है या नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, जो आज रीजनेबल है कल अनरीजनेबल होगी। जैसे मान लीजिए जिसके लिए बातचीत चल रही है रिजर्वेशन को लेकर के, जो क्रीमी लेयर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, अब पॉलिटिकली गवर्नमेंट एक्सेप्ट तो नहीं करती, लेकिन अनरीजनेबल है कि नहीं है। जो लोग इक्वलिटी लेवल पर आ चुके हैं, क्या उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? दैट इज पार्ट ऑफ द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन भी अनरीजनेबल है मगर पॉलिटिकली सर्वाइव कर रहा है। दिस अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स। तो ये हम आपके मन में जो सवाल हो अगले संडे को आप लेके आइएगा, जब डिस्कस करेंगे, कोई चीज छूट जाएगी उसका जवाब देंगे हम, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। जी हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। कल आप, हाँ बोलिए। यस, लगता कल आप थे, आप लेक्चर कल थी नहीं, मैंने पूरा डिस्कस किया है। मैं बता दे रहा हूँ, और ट्राई करिए कि मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए तो इस जवाब को मिल जाएगा। देखिए हमने कल बताया था कि नहीं, यस, जो अमेंडमेंट, देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट कहां पर है, कॉन्फ्लिक्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में है, और जो पार्लियामेंट को अमेंड करने की पावर क्या है, लॉ इज नॉट अमेंडेड, इट इज द फंडामेंटल राइट विच इज अमेंडेड। हमने कल एग्जांपल आपको दिया था कि आर्टिकल 19(1) जी वाज अमेंडेड, तो राइट टू टेक प्रोविजन था ना, उसमें जो क्लास 6 था उसमें जोड़ दिया गया कि अब स्टेट को भी ट्रांसपोर्ट रन करने की पावर होगी। तो पहले यह था कि आपको जो राइट है केवल इंडिविजुअल का था, पर्सन का था ना, द राइट आल्सो वेस्ट इन द स्टेट, सो दैट इज रिस्ट्रिक्शन, reasonable restriction on the fundamental rights. So the amendment is made in the fundamental right. Okay? Not in the law. लॉ तो है ही वो, उस लॉ को रिवाइव करने के लिए हमें अमेंड करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन को, समझ रहे ना? ओके, ठीक है। देखिए जितना आइडिया था आपके मन में सवाल आते हैं आर्टिकल 14 को लेकर के, आप पॉन्डर ओवर करिए, थिंक करिए, ताकि हम लोग उस पर डिस्कस कर सकें, क्योंकि इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। खाली इलस्ट्रेशन आपको दें, जैसे आपने अभी सवाल पूछा कि फंडामेंटल राइट अमेंड होता है या लॉ अमेंड होता है, तो अब ये डाउट क्यों रहा आपके मन में? इस तरह कोई भी डाउट हो आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद थिंक ओवर करिए, इसके बाद वी कैन रिप्लाई इट। ठीक है, ओके, ओके।